हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज का मेरा भारत के संविधान का विशेष टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। हाँ दोस्तों, आप सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक। पहले प्रश्न की ओर, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान 124 अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों का जो विनियमन है वह शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान इसी के तहत अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है? क्या सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है? हां, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होता है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। हां, संविधान का अनुच्छेद 129, संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल की बात किया जाए तो 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी होता है। हां, सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार और उपयुक्त सभी। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शी तीनों प्रकार क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34, कितने संख्या है? 34 है। उसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अन्य 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। यहां डायरेक्टली राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर करते हैं, और करते तो राष्ट्रपति ही हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पे। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पदार्थ गलत, तदर्थ, तदर्थ गलत है यहां। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जानिए कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और उन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। देखिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो राष्ट्रपति की, और कर्ता कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 में है, अनुच्छेद 127। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? जो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह जो है फ्रांस, ऑप्शन संख्या 4, फ्रांस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है और इसी देश के न्याय प्रणाली से लिया गया है, और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की भी राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार सही है, असमर्थता ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का कारण जो होता है कदाचार भी होता है और असमर्थता भी होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। संसद द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव क्या एक ही सत्र में पारित किया जाना आवश्यक है? हाँ, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। यदि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाया गया है तो महाभियोग जो है उसी सत्र में पारित हो जाना चाहिए, यह आवश्यक है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत हटाने का आदेश कौन जारी करता है? मान लीजिए कि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया दोनों सदनों में, तब उसे हटाया जाएगा, तो हटाने का आदेश कौन जारी करता है? तो जो नियुक्त करेगा वह हटाएगा, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। हीरालाल जी किनिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था इनको, हीरालाल जी किनिया। क्या राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, यह बात सही है, विधि और तथ्य के प्रश्न पर, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। हाँ, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है 143 के तहत। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त परामर्श से राष्ट्रपति बाध्य है? यदि वह परामर्श मांगता है 143 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय कोई परामर्श राष्ट्रपति को देता है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है? नहीं, ऑप्शन संख्या 2, मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। VVI क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा। सर्वोच्च न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होते हैं, इसलिए उसमें जो है अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए, निर्वाचन नहीं है दोस्तों, निर्वचन होता है इसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का निर्वचन करता है। आप जानते होंगे कोई भी कानून बनता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको चाहे तो उसका निर्वचन करता है,
तो निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होती है, तो कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। कम से कम 5 होनी चाहिए और संविधान से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय उस मामले की सुनवाई कर सकता है, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 या 5 से ऊपर होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो नियुक्त करेगा वही पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाएगा। राष्ट्रपति। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना पड़ता है। तो संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 127 के तहत होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 127 है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय संसद या विधानसभा के किसी आदेश की वैधता का पुनर्विलोकन करता है? आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन का भी कार्य करता है। तो पुनर्विलोकन का जो कार्य है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है सर्वोच्च न्यायालय? तो आर्टिकल 137 के तहत करता है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो। पहला नंबर कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्षों तक, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तब वह न्यायाधीश की योग्यता को रखता है। भारत में लोकहित अथवा जनहित याचिका प्रारंभ करने के दिन है। आप सुने होंगे लोकहित जनहित याचिका दायर की जाती है। तो इसकी देन किसकी है? तो न्यायाधीश PN भगवती, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर का, या उपयुक्त दोनों का? तो दोस्तों भारत में जो लोकहित या जनहित याचिका दायर की जाती है उसकी देन PN भगवती का भी है, VR कृष्ण अय्यर का भी है। इसलिए उपयुक्त दोनों ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ये दोनों लोग जो है सर्वप्रथम हमारे देश में जनहित याचिका 1970 में लाई गई थी और उनकी देन PN भगवती और VR कृष्णन जी थे। ओके दोस्तों, तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। वैसे आपको बताते चलें कि वर्तमान में न्यायाधीश का वेतन जो है वह आर्टिकल 125 से न्यायाधीश 125 से संबंधित होता है और न्यायाधीश का वेतन 5 लाख होता है। आज के सेशन में सर्वोच्च न्यायालय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करा दिया गया है। इससे जो है बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइबर न हो तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप अपने किसी भी लिंक पर शेयर करिएगा। दोस्तों आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूं ताकि मेरा और अच्छे से आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर उत्साह से वीडियो मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।